बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे तो आगाज पर ही आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी अरब पाकिस्तान को मौशी बहरान से निकालने के लिए $6 अरब का इमदादी पैकेज देने को तैयार हो चुका है। इस पर तो यकीनी तौर पर डिटेल से बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ मुबैना तौर पर महंगी तरीन LNG डील्स पर नज़रसानी मामले के हवाले से भी आपके सामने रखेंगे तफसीलात कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी आमने सामने आ गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने LNG डील्स को शफाफ करार दे दिया है। कतर से की जाने वाली LNG डील दुनिया में सबसे सस्ती और बेहतरीन डील है। वज़ारत उज़्मा के दौरान किए गए तमाम फैसलों को मैं कबूल करता हूं। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। याद रहे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत कैबिनेट के इजलास में LNG मुआहिदों पर नजरसानी का इंदिया दिया जा चुका है। LNG मुआहिदों का अब मुस्तकबिल क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के जब हम दूसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब के करीबी दोस्त और मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के दहाने पर हैं। बरतानवी शहरी हूं, मेरी बीवी, बच्चे और मेरा कारोबार बरतानिया में है, मेरा नाम ECL से हटाया जाए। जुल्फी बुखारी की अदालत से इस्तिदा। जुल्फी बुखारी पाकिस्तानी शहरी नहीं है, अहम और हसास वजारत पर काम नहीं कर सकते, लिहाजा जुल्फी बुखारी को मुआविन खुसूसी के ओहदे से हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में पटिशनर की पिटीशन पहले से दायर है। अब फैसला क्या होगा इसका सबको इंतजार है। आगे बढ़ेंगे और ये आपको बताएंगे कि धरना सियासत को जन्म दिया। तहरीक इंसाफ ने अपनी ही हुकूमत के 2 महीनों के अंदर मुसलसल तहरीक इंसाफ को एहतजाज और धरनों का सामना है। रेडियो मुलाजमीन के बाद अब यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन आज दूसरे रोज भी निजकारी के खिलाफ डी चौक में धरना दिए बैठे हैं। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कुछ मुकदमात में नैब अपना पूरा जोर लगाता है, मगर कुछ को पूछता तक नहीं। जिस ऑफिसर के घर से अरबों रुपए निकले, नैब उससे प्ली बार्गेन के चक्कर में था। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस गुलजार अहमद नैब पर शदीद बरहम हो गए। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि मुल्क के सियासतदानों और वकला को बैंक अकाउंट्स खुलवाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। सेनेट की खजाना कमेटी ने तफसीली ब्रीफिंग के लिए गवर्नर स्टेट बैंक को भी तलब कर लिया। इसके साथ साथ इंडस्ट्री में बिजली से ज्यादा इस वक्त गैस चोरी हो रही है। सेनेट तवानाई कमेटी में सेक्रेटरी तवानाई इरफान अली की जानिब से भी बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया गया। इसके साथ साथ कल के गुलदस्ता प्रोग्राम के हवाले से भी बात होगी, जिसमें होम सेक्रेटरी पंजाब फजील असगर साहब ने हमारा कल का शो देखा और उसके बाद उन्होंने अपना मौक़िफ़ प्रोग्राम मुकाबिल को भेजा है। वो भी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। मगर सबसे पहले आमिर साहब, यकीनी तौर पर आप भी बड़े खुश थे इस मामले के हवाले से कि सऊदी अरब के दौरे पर हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यकीनी तौर पर कुछ अच्छा पैकेज लेकर आएंगे। $6 अरब का पैकेज मिला इमदादी। क्या समझते हैं कितना अच्छा है, ये बेहतरीन पैकेज इसे कहा जा सकता है? मैं कोई लुडिया नहीं डाल रहा था यहाँ पे, क्योंकि वहाँ गए हुए खुश नहीं था। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि ज़ाती तौर पे ज़ाती मामलात में भी उसका एक और चीज़ होती है, मुल्की मामलात जो स्टेट के रियासत के मसाइल होते हैं उनको और तरीके से सोचना था। मसला ये था कि क्लास साहब ने ये सवाल छेड़ा था, बड़ा ही अहम था कि जमाल खशोगी का जो कत्ल है, ज़ाहिर है वो इतनी तकलीफ़देह है कि उसके ऊपर वो था, मगर कि ऐसी सूरत में क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सऊदी अरेबिया जाना चाहिए कि नहीं। तो ये मेरा ये ख्याल था कि ज़ाती तौर पे अगर मुझसे पूछें तो बहुत गलत है, मगर मेरा ख्याल जब आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं फिर आपको बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है, अपना ज़ाती ख्यालात को हट के स्टेट के रियासत के देखे जाते हैं। और ये इस तरह के मामलात में मैं समझता हूँ काला या सफ़ेद नहीं होता, ज़्यादा स्लेटी होता है, दरमियानी रास्ता हमेशा निकलता है कि आप मॉरल पोजीशन भी ले लेते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने इंटरव्यू में वो लहदा बात करेंगे कि वो इंटरव्यू नदीमुल हक साहब मुकर ही गए कि जी वो हुआ ही नहीं था, वो तो वैसी मुलाकात हुई थी, वो अब उनका आ गया वर्जन के वो हुआ था, वो जो नदीमुल हक साहब का उस पर लहदा बात करेंगे। मगर उन्होंने सवाल में उस इंटरव्यू में ये कहा है कि जी वो बिल्कुल बहुत तकलीफ़देह है वो कत्ल, और बिल्कुल उसमें, और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी जब सऊदी अरेबिया की एक्सप्लेनेशन आ जाएगी तो वो उससे सबकी तसल्ली होनी चाहिए। ये उन्होंने उस पर वो भी बात की है। और साथ में उन्होंने जो खबर अच्छी फाइनली जिसकी हम तो कर रहे थे कि उसके वो गए हैं, वो पाकिस्तान को $6 अरब मिल गए हैं। $3 अरब वो हमारे रिजर्व्स में रखवा देंगे ताकि हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट $3 अरब, और $3 अरब की वो हमें डिफर्ड पेमेंट
यानी तेल दे देंगे, साल बाद हम उसके पैसे कर सकते हैं और ये 3 साल तक ये फैसिलिटी रह सकती है। यानी आप समझ लें कि 9 अरब डॉलर की तेल जो है ना 3 साल के अंदर हम ले सकते हैं। तो हमारा जो इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस था वक्ती तौर पे, एक तो इससे वो हल काफ़ी हद तक हो जाता है कि इसके बाद अब थोड़े पैसे रह जाएंगे जो IMF से लेने होंगे या कहीं और से लेने होंगे। जाना तो शायद अभी भी पड़ेगा, मगर अभी हमारे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। तो दूसरा मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का मौका जो है हर मुल्क, जो कल भी मैं बात कर रहा था, अपने मुफादात के मुताबिक कर रहा, सारे मुल्क कैसे कर रहे हैं। टर्की जो है बेसिकली क्लियरली नज़र आ रहा है उनका कोई इंसानी हकूक़ पे अर्दगान साहब का कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से 100 के करीब जेलों में है, कई लोगों को वहाँ पे मर चुके हैं सहाफ़ी, और वो उसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी कि टर्किश लीरा को ट्रंप साहब ने ये धमकी नहीं दी थी, उसको बहुत नीचा ले गए थे और उसके भी वो प्रेशर अमेरिका पे भी डाल रहे हैं और सऊदी अरेबिया पे भी, क्योंकि वो जो मिडल ईस्ट के अंदर कैंप था, ये कतरी कैंप में थे टर्की, तो वो इनको भी जो है ना इन पे भी प्रेशर डाल रहे हैं। तो इसके पीछे काफ़ी सारी एक सियासी गेम चल रही है, हर मुल्क अपनी गेम खेल रहा है। तो पाकिस्तान की मैं समझता हूँ गेम नहीं है एक वहाँ पे। अब हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी वहाँ मजीद ये बनती है कि ट्रंप साहब अगर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि बेचार, क्योंकि डिफेंस की डील्स है सऊदी अरेबिया के साथ कई $100 बिलियन की, तो वो भी पाकिस्तान की तरह चाह रहे हैं कि जी इस तरह का मौका दिया जाए कि कोई कवर अप टाइप कर दिया जाए। तो उसमें मगर ये है कि अगर ये सऊदी अरेबिया के साथ लड़ाई बढ़ जाती है किसी स्टेज पे, अमेरिका की प्रेशर आ जाता है, तो उस सूरत में फिर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान पे और लीन करेगा। याद रहे कि पहले ही सबसे ज़्यादा वहाँ पे फ़ौज जो है पाकिस्तान की बहरहाल तकरीबन 1 डिवीज़न के करीब वहाँ फ़ौज ऑलरेडी मौजूद है। तो ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी हम ही हैं वहाँ पे, और स्ट्रेटेजिक तल्लुकात सऊदी अरेबिया और ये बाकी कंट्री का कवर ज़रूर मिला हुआ उनको डिफेंस का, मगर ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ौज है वहाँ पे। और हम ये रोल अदा कर सकते हैं कि इस सूरत में सऊदी अरेबिया अपने दुश्मन कम करना चाहेगा। शायद वो स्टेज आए जिसमें वो इंटरेस्टेड होंगे पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर को कि ईरान के साथ तल्लुकात बेहतर करने के लिए वो इस ख्वाहिश का इजहार करें या इसके लिए मायल हो जाएं, तो पाकिस्तान उस सूरत में अपना रोल अदा कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इखलाकी मामलात के जमाल खशगोगी के बिल्कुल वो अपनी जगह, रियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से कई दफ़ा आपको बड़े शफाक फैसले करने पड़ते हैं और दिल से नहीं दिमाग से और हालात से देखना पड़ता है। तो पाकिस्तान के लिए उसमें एक अपॉर्चुनिटी बन गई, गो के बड़ा घिनौना वाक़या है, मगर हमारे लिए कम से कम जो है बुरी बात है। क्लास साहब मेरी तरफ ये मुस्करा के देख रहे हैं, तो मगर मैं समझता हूँ रियासत और पाकिस्तान के लिए बेहतरी उसमें से मेरा ख्याल हमें जो शुक्रिया है सऊदी अरेबिया की बजाय तुर्की का अदा करना चाहिए। अगर तुर्की इतना बड़ा स्टैंड ना लेता जितना उन्होंने सऊदी से खिलाफ लिया है, कोई आसान नहीं होगा। जो भी उनके रीजनल इश्यूज हैं, और जिस तरह तैयब अर्दगान ने आज जाके पार्लियामेंट में सारी चीज़ें एक्सपोज की हैं, जो बात आप कहते रहते हैं वो हमें थोड़ी सी डिफरेंट है कि अगेन मैं इससे एग्री करता हूँ कि तैयब अर्दगान साहब का अपना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उन्होंने ह्यूमन राइट्स के हवाले से तो बात नहीं कर सकते। एक चीज़ होती है कि आप अपने मुल्क में खुद क्रैक डाउन कर रहे होते हैं, उसकी मजम्मत होनी चाहिए, हम करते भी रहे हैं उस पर कि वो आके मेरा सुल्तान बनना चाह रहे हैं। दूसरी होती है कि आपकी सरजमीन पे किसी और मुल्क के शहरी को उसी मुल्क की रियासत के कुछ लोग हैं कत्ल करके चले जाएं। बड़ा प्रेशर है ये, वो चाहे एक कत्ल हो या यूएसए की तरह 9/11 हुआ था या वहां पे हो, या दुनिया के किसी हिस्से में जब इस तरह की असैसिनेशन होती है, कोई मुल्क नहीं इग्नोर करता होता। सारी दुनिया को हमारी तरह के नहीं है, टर्क्स है, उनके पास 100 चीजें हो सकती हैं, एटलीस्ट उनका ईगो लेवल है, उनका जो एक अंपायर का स्टेट है, या आप कह रहे हैं एम्पायरलिज्म, क्योंकि दुनिया पर उन्होंने हुक्मरानी की हुई है तुर्कों ने, वो कम अज कम इस मामले में डटे खड़े हैं, वट एवर द रीजंस। अगर उस वक्त वो कंप्रोमाइज पे आते तो मेरा ख्याल ना पाकिस्तान को उन्होंने दोबारा बुलाना था। वो ये तो गए थे पहले, जो हमारी अपना मुंह था, अपनी इज्जत थी, वो तो उन्होंने हमें सऊदीज ने कर दी थी। मां सिवा नवाज शरीफ के उन्होंने कभी किसी को बेल आउट नहीं किया। ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ, मेरा ख्याल है, मुझे याद है उस वक्त गिलानी साहब और जरदारी साहब गए थे 2008 में, ये खाली मुंह गए थे, खाली मुंह वापस आए थे। इतनी बड़ी बड़ी फाइलें, तो प्रोजेक्ट, तो इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे हम लेंगे आके लार्ज फार्म्स लेंगे, तो रिफाइनरी बनाएंगे, सारी चीज़ उस वक्त भी हुई थी। उसके बाद भी जो भी जाता रहा उसको कुछ नहीं मिला। अगर सऊदीज ने ओरिजिनल को हेल्प की है, जब न्यूक्लियर ब्लास्ट हुए थे उस वक्त पाकिस्तान में जब पाबंदी लगी थी 98 में, उस वक्त सऊदीज ने आके आपको उस पर डेफर बेसिस पेमेंट के नाम पे आपको बेल आउट किया, वो उनका जेन्युइन और बड़ी हेल्प थी जो की गई थी। अब तो वही आप वाली बात है कि जनाब कि उन्होंने मौका मिल गया है,
चले ब्लड मनी के तौर पर अगर हमें 6 अरब डॉलर मिल जाते हैं तो वाई नॉट, स्टेट्स ऐसे सोचती हैं। आई एग्री विद इस बात पे, ये तय हो। लेकिन ये जहन में रखें कि हम मॉरली तौर पर मजीद इस पे वीक हुए हैं। ठीक है, आपके 3 महीने के लिए काम चल जाएगा, 6 महीने चल जाएगा। सवाल ये है कि आप ये 90 अरब डॉलर पर यह मुल्क खा पी गया सर। 90 अरब डॉलर इस मुल्क में आए हैं, 35 अरब डॉलर तो पिछले 4 सालों में कोई पता नहीं है सर किधर गए हैं, वो आपने देख लिए। ये तो सिर्फ कर्जा था। अमेरिकन से दावा करते हैं कि हमने पिछले 15 सालों में 32 अरब डॉलर दिए हैं आपको, वो हम खा पी के कोई पता नहीं है कहां गए। चाइनीज दावा करते हैं जनाब 60 बिलियन डॉलर की हमने आपको इन्वेस्टमेंट दी है जनाब, लोन दिए हैं, जिससे हमने ऑरेंज ट्रेड, ये बाय द वे हमने आप कह सकते 250 अरब डॉलर से वहां से, सॉरी 250 अरब रुपए से हमने वहां पे ऑरेंज ट्रेन बना लिए, जिन्होंने, और ये भी चले जाएंगे। ये 3 अरब डॉलर जो आप वाली बात ठीक है, 2 हफ्ते 2 महीने के लिए आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट वो आपको हल कर देगा, एलसी वगैरह खुलती रहेंगी आपकी। एक बड़ा की सवाल है, जिन लोगों ने चाइना के साथ ये सिपैक की डील की थी, उसको किसी वक्त बैठ के पढ़ने की जरूरत है, ठंडे दिल से, जरा जज्बात से नहीं। चाइना ने अपने ही इंटरेस्ट देखे और उसी को अपने ही देखने चाहिए थे। हमने क्या इंटरेस्ट अपने देखे या नहीं देखे, हमारे ऊपर आते बर्डन। मसलन अभी आज एक मैं स्टोरी देख रहा था कि दासू ये जो डैम है, इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने 3.5 बिलियन डॉलर अप्रूव करके रखे थे, जो वो लैप्स हो रहे हैं। हमारी हुकूमतों ने वो 3.5 बिलियन डॉलर लिए ही नहीं है कि डैम बनाए जिससे बिजली भी हो सकती है, इरिगेशन के 100 मसाइल हल हो सकते हैं। और आप इसको जिस तरह शायद खकाना बासी पे अभी हम आएंगे, जो बड़े बड़े दावे फरमा रहे थे, जो अब आज उनके दावों का हम पोस्टमार्टम करेंगे। जो असल काम करने का था, आपने 3.5 बिलियन डॉलर जो वर्ल्ड बैंक का कंसेशनल लोन होता है डैम्स के लिए, वो यूटिलाइज नहीं किया। ना नवाज शरीफ साहब ने किए हैं, ना उस वक्त हमारे प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब ने किए हैं, ना वाटर एंड पावर को ख्याल आता है कि पैसा पड़ा था। वो अगर 3.5 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को ट्रांसफर होता तो वो भी आपको ऐड करता आपकी उसमें किटी में या फॉरेन एक्सचेंज में, सस्ती बनती और प्लस 3.5 बिलियन डॉलर ट्रांसफर होता आपको। और स्टेट बैंक के पास रिजर्व हमारे ऊपर जाते हैं। ये 3 पॉइंट के लिए जितना आज हम सऊदीज के पास जा रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक से आपको लोन कंसेशन टर्म्स पे लॉन्ग टर्म लोन आया होता, वो जाए क्या। वो चाइना की मैं बात जरा थोड़ी सी कर लूं, बड़ा सेंसिटिव मैटर है कि चाइना की जो मुझे समझ आई है सर, जो लोन एग्रीमेंट हमने उनके साथ किए हुए हैं, कि चाइना ने एक वहाँ एग्जिम बैंक में एक पाकिस्तान के लिए एक उन्होंने अकाउंट खोल दिया है, उसमें उन्होंने बकौल उनके 60 बिलियन डॉलर रख दिए हैं। जब वो किसी कंट्रैक्ट, क्योंकि उस सिंगल उस पर मिलता है कि चाइनीज कहते हैं हम लोन दे रहे हैं लिहाजा हमारी कंपनी को मिलेगा, वो मर्जी का रेट लगाते हैं और मोस्टली इन्फ्लेटेड रेट्स हैं, ये खुद मानते हैं। ये हमारे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के जनाब इतने ज्यादा पैसे थे, मैंने उनसे मुज़ाकरात करके इतने कम करवा लिए, सो इन्फ्लेटेड रेट्स भी ले रहे हैं आपसे। प्लस मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर चाइना ने वो 60 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है, वो कहां पे शो होता है? क्या स्टेट बैंक के जो फिगर्स आते हैं उनमें, जैसे अब वो उस वर्ल्ड बैंक का शो होता है, अगर वो लोन देता है वो आता है, एशियन डेवलपमेंट का होता है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का होता है, सऊदीज आप देंगे ये रिफ्लेक्ट होगा, अमेरिकन आपको 1.2 बिलियन डॉलर पर ईयर दे रहे थे वो रिफ्लेक्ट हो रहा था। वो हमारे वो फॉरेन रिजर्व को ऊपर लेके जाता है, लोन है, हमने उनको डॉलर वापस करने। मुझे समझाया जो चाइना क्या करता है, वो अपनी कंपनी को ठेका दिलवा के, अच्छा काम है, हमें सिपाही की जरूरत है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, बहुत ज़रूरत है, लेकिन ज़रा थोड़ी इसकी टी और एसओपी समझाएं। वो क्या करते हैं, अपना मेन अकाउंट पाकिस्तान के नाम पे बनाया हुआ है, जब किसी को ठेका मिलता है पाकिस्तानी कंपनी को मर्जी का, वो उसी में से 10 मिलियन डॉलर 20 वट वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। स्टेट बैंक को ट्रांसफर नहीं होते कि स्टेट बैंक वहां से फर्दर आके चाइनीज कंपनी सही उनको रुपीज में ट्रांसफर करेगा। लोकल जो भी आपकी कंजम्पशन है, जो भी आपने बाइंग आपने सेलिंग करनी है, आपने मजदूरों को पैसे देने हैं, चाय पानी पीने आप इससे पिए। सो मुझे हैरानी है कि कल को क्या चाइना जो है, जो 60 बिलियन डॉलर हमें दे रहा है, जो हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, हमसे तो वो कल को वो डॉलर लेगा। क्या ये हम कर सकते हैं? जस्ट आस्किंग फॉर ए मतलब एक क्वेश्चन है कि जैसे चाइना ने वहां पे हमारा अकाउंट खोल के एक अकाउंट से दूसरे में तीसरे में ट्रांसफर करता रहता है, कल को हम स्टेट बैंक में इसी तरह का जब हमने चाइना को लोन की रिपेमेंट करनी है, हम भी एक अकाउंट खोल सकते हैं चाइना का कि जनाब चाइना को हमने पैसे देने हैं वापस, तो एक अकाउंट से निकाल के दूसरे में डाल दो, दूसरे से निकाल के तीसरे में डाल दो। हमें तो चाइना को ट्रांसफर करने पड़ेंगे पैसे। अगर मैंने आपसे कर्जा लिया है तो मैंने आपको पैसे वापस करने, क्योंकि आपने मेरे बैंक अकाउंट में पैसे भेजे। मैं ये पूछना चाहता हूं, अपनी कंफ्यूजन है मेरी, कैसे वापस होंगे, कि somebody must clarify it कि चाइना जो डॉलर दे रहा है 60 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान कैसे ट्रांसफर हो रहा है और कल को हमने उनको कैसे ट्रांसफर करने हैं, मेरी बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। आपका अगर इस पे कोई मुतालिया है, कोई समझ है, तो वो डॉलर किधर जा रहे हैं? हमें जरूरत है, अगर 60 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को ट्रांसफर होता, किस्तों में आना है, उसका जितना भी आ चुका है वो भी इस तरह इसका कंफ्यूजन है कि शायद मोस्ट प्रोबेबली वो रख के ये
ये क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है? Somebody must, मैं आमिर साहब, I am confused करा देंगे कि पैसे किधर गए हैं कि बस चलिए, एक बड़ा अहम सवाल आपने रेज कर दिया क्लास साहब, उम्मीद करते हैं इसका जवाब भी हमें जल्दी मिल जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक की जानी बढ़ जाते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे, जिस तरह से LNG के हवाले से शाहिद खान अब्बासी साहब के हवाले से भी जिक्र हुआ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मुबैना तौर पर महंगी तरीन LNG डील्स के नज़रिस्तानी मामले के हवाले से भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से अब के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, माजी के शाहिद खान अब्बासी और वो दोनों आमने सामने आ चुके हैं। ये डील्स क्या हैं, ये मुआहदे क्या हैं, इनसे मुतालिक आपके साथ तफसील शेयर करेंगे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। LNG डील्स के हवाले से बात करेंगे। क्लास साहब आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है शाहिद खान अब्बासी साहब ने, वो तो कहते हैं कि LNG डील जो है दुनिया में सबसे सस्ती और बेहतरीन डील है, मगर वो किस पैराए में कह गए ये वो वजाहत करना शायद भूल गए। मैं कहता हूँ कि आज बहुत ही अच्छा हुआ कि शाहिद खान अब्बासी, उनका एक बड़ा एग्रेसिव सा स्टाइल है, बहुत ज़्यादा ऊँची आवाज़ में बोलते हैं और उन्होंने आज वो बड़के मारी हैं कि जनाब मैं जवाब दूंगा और मैं वो करूँगा, बड़े सख्त अल्फाज थे। उनको आज फंसा लेना चाहिए उनके अपने ही इन बड़कों के अंदर। अच्छा, कि बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। पहले उन्होंने अपने दौर में नैब की एक इंक्वायरी थी और उन्होंने टीवी पे, मुझे याद है मैं मौजूद था वहाँ का, उन्होंने कहा उनको क्या पता है नैब ने और उन्होंने क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, तो वो दबवाली थी। एक तो वो नैब की जो है ना, उसको गवर्नमेंट को चाहिए खुद एप्लीकेशन दें नैब को, फिर गवर्नमेंट FIA से भी करा ले, सेनेट भी कर रही है, तो ये बिल्कुल उनकी करवा ली जाए, इसी के अंदर उनको फंसा लिया जाए कि इन्वेस्टिगेशन हो ही जाए। 4-5 चीज़ें, क्योंकि हमारा ये, हम इस पर बड़ा कई महीनों और सालों से लगे हुए हैं कि जनाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला एनर्जी है। यहाँ से आप बाहर से जो तर्रे करके जो डॉलर ला रहे हैं, आप कोई 8-10 बिलियन डॉलर यहाँ से बचाते हैं अगर यहाँ से चोरों को पकड़ लें, तो शायद खान अब्बासी 3-4 चीज़ों में तो सीधे सीधे फंसते हैं। पहले तो ये जो LNG का है, ये हमें आज वो बड़ा कह रहे थे कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जस्टिफाई कर दें कि जनाब आपने ये दिए कैसे हैं, और जो पहले और जिन ग्राउंड्स पे दिए हैं, क्या उसमें आपने रियासत के हुकूमत के वो किए हैं प्रॉफिटेबल, जो लेवल ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, और अभी वो उनकी एक्सप्लेनेशन आ रही हैं कि जी वो इक्विटी के नहीं है, लिहाज से पता नहीं क्या क्या। तो ये कि जनाब आप जस्टिफाई कर देंगे कैसे दिए हैं, पहले का भी और दूसरे का, तो उससे भी खिलाफ है कि इकबाल ज़ैद अहमद साहब को जो दिया कि एक बंदा जो बेल पे है, प्ली बार्गेन में है, डिफ़ॉल्टर है, गैस के भी वो दे रहे हैं, तो उस बंदे को दिया कैसे जा सकता था। दूसरा, उसके अंदर वो आज उनका टर्मिनल्स की तरफ से ना अखबारों में खबरें अब छपवाई जा रही हैं कि अगर, क्योंकि अभी ECC ने कह दिया है कि जनाब हम रीनेगोशिएट करेंगे और अब दोबारा चेक करेंगे कि इसको डील्स ठीक हुई या नहीं, तो उन्होंने जो है ना अब ये अखबारों में खबरें छपवा रहे हैं सोर्सेज के हवाले से कि जनाब अगर गए तो हम ना लंदन में इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे और जो है ना आर्बिट्रेशन पे चले जाएंगे। तो मैं शायद खान अब्बासी से पूछना चाहूँगा कि जनाब आपने इस एग्रीमेंट में ये शिक क्यों रखवाई कि वो आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं? तो जरा वो वकील बुलाए जाएं जिनको ये लीगली दिया गया था। याद रहे कि IPPs ने इस तरह ये शिक के जरिए अभी लंदन से कोर्ट जीत लिया है, 11 रुपए का केस जीत लिया है, रिकॉर्ड डिक्लेम जीत लिया है। इंशाल्लाह इसमें भी हम जाएंगे। शाहिद खान अब्बासी से जो पूछने की जरूरत है कि जनाब उन वकीलों को बुलाया जाए कि आपको ब्रीफ क्या दिया गया था कि आपने इसके अंदर जो लीगल डॉक्यूमेंट बनाना है उसके अंदर किसके इंटरेस्ट वॉच करने हैं, उनकी पार्टीज के, इकबाल ज़ैद अहमद के, एंगरों के करने हैं कि रियासत के करने हैं, ये शिक थी क्यों? पहले बात ये है कि ये वो है। और याद रहे कि यहाँ पे मिली खपत है, ये सारे इधर के ब्यूरोक्रेट्स भी जान के बीच में ऐसे कागज डाल देते हैं जो उनके पास होते हैं, वो लेके चले जाते हैं कि जनाब ये देखें इन्होंने तो हमें ये एश्योरेंसेस दी थी। तो ये जिसने लीगली ड्राफ्ट किया था, ये एग्रीमेंट साइन किया होता, और क्योंकि 5 साल यही रहे इनकी अंडर हिज वॉच ये हुआ है, तो पहला सवाल तो ये है। दूसरा, यहाँ पे 2 बड़े पाकिस्तान के अंदर पिछले 10-20 साल से 30 साल से माफिया चल रहा है। एक ये, उसमें क्लास साहब बहुत तफसील से बताएंगे कि इन्होंने इंडिजिनस जो पेट्रोल और गैस की एक्सप्लोरेशन नहीं होने दी, उसकी तफसील ये बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे माफिया है। सबसे बड़ा माफिया है तो उसको कहते हैं फर्नेस ऑयल माफिया, ऑयल माफिया। होता ही है कि हमारी रिफाइनरियाँ जो हैं वो क्रूड ऑयल जब बाहर से आता है तो उन्होंने रिफाइन करना होता है कि जनाब कितना कर रहे हैं, उसकी एक बाय प्रोडक्ट कि जब आप अच्छा तेल निकाल लेते हैं जो बचता है ना, उसको फर्नेस ऑयल कहते हैं, जो दुनिया भर में बैन हो गया है। क्योंकि जब फर्नेस ऑयल चलता है जिसके अंदर ऑयल जिसमें सल्फर होता है,
उससे ना सिर्फ कि गाड़ियाँ हमारी ख़राब होती हैं, हमारे फेफड़े भी ख़राब होते हैं, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा। दुनिया भर में हमारी जो रिफाइनरी थी, इन्होंने 20 साल पहले ये लिख के दिया था और हमारे से टैरिफ्स में पैसा भी ले रहे हैं कि हम ये जो फर्नेस ऑयल है ये जो है इसको 5% पे ले आएंगे। अभी जो है ये 20 से 25% के करीब जो है ना ऑयल में से फर्नेस ऑयल बन रहा है, और उसका सबसे बड़ा मेजर क्लाइंट जो है ना वो ये IPP जकरा साहब, क्योंकि उनको ने अपना फर्नेस ऑयल बेचना है तो वो ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब के अंडर 5 साल ये होता रहा, इनसे पहले भी होता रहा ये कि उनको बेचने के लिए, और उसमें PSO ने माल बनाना होता है, उसमें सारों ने जो है ना मिलजुला के IPPs ने मिलाना होता है, तो वो मिला जुला है। तो मैं जो रोता रहता हूँ कि जनाब ये शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में जनवरी में, इस साल जनवरी में जो है वो रुक गया कि जनाब वो जो कार्गोज ऑर्डर किए थे LNG के वो रुकवा दिए गए, तो उसकी वजह से वो फिर वो होता है वो जान के पीछे, क्योंकि और चॉइस जो होती फर्नेस ऑयल इस्तेमाल होता है कि जी वो क्योंकि रिफाइनरी हैं तो रिफाइनरियों को इसलिए रखा जा रहा है कि और उसको कोई ख़रीद नहीं सकता। तो उसके पीछे जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ कि वो हमें $500 मिलियन का नुकसान हो चुका है, और आगे सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग होने जा रही है। तीसरा जो उसका वो एक मसला जो है, एक बहाना ये दिया जाता है कि जनाब वो इन्वेस्टमेंट, वो टर्मिनल्स कह रहे हैं कि जी अगर नहीं करेंगे तो हमारी ना इन्वेस्टमेंट फिर पाकिस्तान में कोई नहीं आइंदा लेके आएगा। इतने बड़े प्रॉफिट पे तो हर कोई अंधा अभी याद रहे कि 3 प्राइवेट टर्मिनल्स बन रहे हैं। अब प्राइवेट टर्मिनल को कोई कैपेसिटी के चार्जेस नहीं दिए जा रहे हैं, जिस तरह इनको अगर दें या ना दें, इनको एक को $2,75,000 रोजाना मिलना है और दूसरे को $2,45,000। अब ये प्राइवेट चैनल जो बन रहे हैं ये 0 कैपेसिटी चार्जेस है। वो अब वो जो प्राइवेट सेक्टर टर्मिनल लगा रहा है उनको कुछ नजर आ रहा है, प्रॉफिट तो लगा रहे हैं ना, मार्केट में डिमांड है, कोई प्रॉफिटेबिलिटी है तो वो आ रहे हैं ना, तो वो क्यों आ रहे हैं? और ये मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि जनाब ये ना हमारा कैश शाय हो जाएगा, कैपिटल फ्लाइट हो जाएगी, लोग इन्वेस्टर नहीं आएंगे। भाई साहब जिसने आना होता है ना प्रॉफिटेबल देख के उसने आना होता है। ये हमें ना सुनाएं जो है उसमें। बस फाइनली ये है कि अब ये जो धमकी दे रहे हैं कि हम आर्बिट्रेशन में जाएं, तो सिंपली इन धमकी वालों से जो इन्होंने रियासत के पैसे देने हैं, IPPs ने जिस तरह 480 बिलियन के अंदर वो वाले देने हैं, इस तरह ही इनको जो पेनल्टियां हुई हुई हैं $51 मिलियन की इकबाल ज़ैद अहमद साहब को हुई हुई है। नहीं वो पेमेंट हुई है। नहीं पेनल्टीज जो हुई हुई है, ₹4 के करीब। नहीं ये जो पेनल्टी है $51 मिलियन की पेनल्टी लेट करने की, जो टर्मिनल लेट हुआ था वो पेमेंट अब तक वो ले चुके हैं इतने की, और $4 बिलियन के तकरीबन उतनी अमाउंट जब बंदे थोड़ी सी वो नहीं दिए, वो उसमें आर्बिट्रेशन में गए हुए हैं, उसके अंदर आर्बिट्रेशन जो उनको मैं कह रहा हूं कैपेसिटी बिल्ड, वो आप कह रहे हैं ना डेली जो ले रहे हैं चार्जेस और हैं, वही $51 मिलियन वही है। नहीं 51 मिलियन 31 मिलियन क्लास साहब, $30 मिलियन एक पेनल्टी है जो लेट टर्मिनल इकबाल ज़ैद अहमद ने किया था, वो 30 का, फिर 20 मिलियन का जिसके अंदर भी फ्रॉड किया हुआ है, आर्बिट्रेशन में गए हुए हैं। ये वो वाला पैसा है जो कि उन्होंने लेट करने का इकबाल ज़ैद अहमद ने रियासत को देना। पहले उनसे वो वाला तो ले कि जनाब ये जो आपने लेट किया हुआ है जो उन्होंने देने हैं वो देते नहीं है, तो फिर जाए ना उसके बाद आर्बिट्रेशन करो। तो रियासत के पास बड़े टूल्स होते हैं, जनाब खुद जो हिसाब दें आप बाकी चीज़ों का, और ये जिस तरीके से एग्रीमेंट हुआ है, तो मैं समझता हूँ इस पर बात करते हैं, इनके पास भी बड़ा मटीरियल है। इनको जो है ना शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जो है ना वो इसमें बिल्कुल फंसा लेना चाहिए। जो धमकी लगा रहे हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि मुझे बुला लें और दूसरे नालायक हैं, वो समझते हैं उन्हीं को ही पता है। हमारे जैसा एक हम ले मैन है, हमें कुछ चीज़ें समझ आ रही है। इन बातों का आज तक बाय द वे जवाब नहीं दिया। हम कॉन्क्रीट चार्जेस आज भी लगा रहे हैं और पिछले 6 माह से लगा रहे हैं, आज तक इसका कॉन्क्रीट जवाब नहीं दिया। वो अपने जवाब दे रहे हैं। जिम्मेदारी तो क्लास साहब उन्होंने कबूल कर ली ना, हर चीज़ की जिम्मेदारी आज आमिर साहब ने बड़ा तफसील से चीज़ें बताई हैं। ये जो सऊदी अरेबिया से $3 अरब कैश आ रहा है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, मैं कौम को ज़रा रिमाइंड करा दूं, जब धमकियां दे रहे थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, अफसोस होता है ये सन ऑफ द सैल अपने घर के लिए उन्होंने केक काटना था। अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब जल्दी से वो तस्वीर ज़रा ढूंढें, अपने घर पे उन्होंने केक काटना था। ये मेरा ख्याल क्योंकि कंबल लेके जो बैठे हुए थे, कंबल लेके ये क्योंकि मेरा ख्याल है कैप्रिकॉर्न है, वो दिसंबर जनवरी की हैं, वो उस मौसम में क्योंकि सर्दी होती है, तो लिहाजा कंबल वो उठा के बैठ अपने लिए $250 का केक काट रहे हैं क्योंकि जेब से खरीदना पड़ गया। और दूसरों के लिए इतने ये सखी हैं कि इकबाल ज़ैद अहमद और कराची के हुसैन दाऊद साहब को हम डेली $5 लाख डेली देते रहेंगे फॉर 15 ईयर्स। इन्वेस्टमेंट कितनी है, मज़े की सुन लें जो आज संभाले। अब मसला क्या है कि फवाद चौधरी साहब क्योंकि हर वक्त तो लड़ाई के मूड में रहते हैं, ये पलंदा पड़ा है सर। ये सारे
इन्हीं की करतूतें हैं सर। आए कोई हमारे साथ डिबेट कर लें ज़रा इस पर, क्योंकि फवाद चौधरी साहब नहीं पढ़ सकेंगे, वो एक फाइट वैसे कर लेते हैं, ज़बानी करवा लें उनसे, जिसको रगड़ा शकड़ा लगवाने, चपड़े चपड़े मरवाने वो मार देंगे। ये टेक्निकल काम है। गुलाम सफर खान साहब को मैं ये नहीं कहता, नए बंदे गए हैं, उनको भी साफ सारी चीज़ें उस तरीके के समझने में टाइम लगेगा। ब्यूरोक्रेसी वही बैठी हुई है जो इन्हीं की लगाई हुई है, वो इनको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। जो इमरान खान सूब कह रहे जो अच्छे ब्यूरोक्रेट थे, अब उनको इमरान खान ने लगने नहीं दिया। इन्होंने सारे के सारे करप्ट अपने साथ लगवा लिए हैं, अपने फवाद और इन्हीं की टीम ने। अब वो कहते हैं हमारे साथ तामुन नहीं करते। जो तामुन करने वाले थे वो इनके आके इलीगल काम नहीं करते थे, इसलिए उनको पोजीशन नहीं दी इमरान खान साहब इन कंपनी ने, क्योंकि मैंने हुक्म कर दिया तो फलां को लगा दो। उन्होंने कहा जनाब ऐसी चीज़ें नहीं होती, वहाँ घटा दो इसको। तो अच्छे लोगों को आप यहाँ से हटाने पे तुले हुए हैं। आपके जितने करप्ट एलीट है वो आपने लगा दिए, पोस्ट कर दिए। ये जो इतना बड़ा दावा किया ना शायद खकान अब्बासी साहब ने, वो इसलिए किया, उन्हें पता ही नलायक मिनिस्टर है, इनको नहीं पता चीज़ों का। आप $3 अरब ला रहे हैं, उस $3 अरब में से $5 लाख डेली इकबाल जैद अहमद और कराची का हुसैन दाऊद की जेब में जाएंगे, डेली देने पड़ेंगे। और आपके मुल्क का वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं कि जनाब ये देखें LNG हम सस्ते लो। भाई साहब तेल के मुकाबले में सस्ती होनी है ना, ये कौन सा मैं आप ये बड़ी बात साइंस समझा रहे हैं। तेल के मुकाबले में तो LNG सस्ती है। सवाल ये है कि आपने ठेके कैसे दिए सर आमिर साहब? जो बंदा ये इमरानुल हक एंग्रो का मैनेजर जो इनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंट कर रहा था PSO के साथ, ये टर्मिनल लगाने के लिए, जब कंट्रैक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, उसी को उठा के PSO का MD लगा दिया सर। आमिर साहब जरा देखें, ये मैं आपको एक चार्ट दिखाऊं। PSO का वहां पे 97 में 98 में इनका शेयर मार्केट में कितना था तेल का? इनका 74.22% था। अब आपको पता है कितना रह गया सर? 2017-2018 में 48%। कहां पे आपका 74, कहां पे 48? ये शेयर बताता जा रहा हूं कैसे रिड्यूस होता जा रहा है। और तनख्वाह कितनी थी? 70 लाख रुपए के पैकेज में इमरानुल हक को लाए हैं PSO के लिए। ये तो इसी एक केस में पकड़े जाएं। ये शायद खकान अब्बासी साहब जवाब नहीं देते। काम करे एक नायब, क्योंकि नायब ने इनके साथ फेवर की हो, इसलिए वो आज संभाले नहीं जा रहे थे। कि जनाब नायब ने जब इंक्वायरी की थी DG कराची ने, उसमें बाकायदा आइडेंटिफाई किया हुआ है जुल्म। देखें आमिर, आप कह रहे हैं प्रॉफिट ये बंद कर दें यार। ये $30 मिलियन की आमिर इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, टर्मिनल कौन सा था जो हुसैन दाऊद साहब ने इनके साथ पाकिस्तानी को चूना लगाया है? वी हैव द डॉक्यूमेंट्स, वी हैव द प्रूफ। इन्होंने यहाँ पे शुरू की थी LPG इंपोर्ट। इकबाल जैद अहमद के पास थी JJVL उस वक्त, उसको जहाँ जरदारी साहब इन कंपनी ने दे दिया था, उनको 400 टन डेली का JJVL में कोटा दे दिया LPG का। इन्होंने भी कहा कि LPG में पैसा आता है, इन्होंने इंपोर्ट कर लिया 5000 टन। इसके लिए इन्होंने उस वक्त एक लूज टर्मिनल बनाया था यहाँ पे LPG को हैंडल करने के लिए। हुसैन दाऊद ने वो पड़ा हुआ था, इनकी क्योंकि पाड़े थी ये 32,000 टन पे आ रही थी, महंगी पाड़े थी। इकबाल जैद अहमद को आप उनको आसिफ अली जरदारी को दुआएं दें, उनको 16,000 रुपये पाड़ी थी। सो इनकी किसी ने खरीदी नहीं है, 5,000 टन इनका ज़ाया हुआ है। ये टर्मिनल वही पड़ा हुआ था यहाँ पे, उसी को इन्होंने थोड़ा सा रीअरेंज करके, जिसका इन्होंने 13 रुपया ले लिया है कि 13 रुपये की हमारी सरमायाकारी है ओरिजिनल। मैं आपको एक समरी दिखाऊँ आमिर साहब, ज़रा स्क्रीन पर दिखाएं ज़रा। एक जुल्म देखें। आबिद सईद साहब जो इनके आमिर साहब वो थे, इनके सेक्रेटरी थे, इन्होंने जुलाई 16, 2013 को एक समरी भेजी आमिर साहब। अभी आए इनको महीना नहीं हुआ, LNG पे लग गए थे चक्कर में। इस समरी में एक एनेक्चर है आबिद सईद साहब ने, और इसकी थी इंपोर्ट ऑफ LNG, फ़ौरन मंगवाएं जी, बड़ी ज़रूरत है। इसमें ये एनेक्चर पे लिखते हैं कि फाइनेंसिंग इसकी कितनी होगी। वो कहते हैं प्रोजेक्ट ये कास्ट जो है एस्टिमेटेड टू बी $30 to $40 मिलियन, मतलब है 3 अरब रुपए। ये आपको 2013 की बता रहा हूँ जब ये जा रही है। इन्होंने क्या काम किया सर? इन्होंने 3 अरब को 13 कर दिया सर, एक बढ़ाना था ना, 30 मिलियन से 130 कर दिया। $130 मिलियन, इन्होंने $100 मिलियन उस डील में इन्होंने बड़ा किया। किसकी जेब में गए हैं वो शायद खकान अब्बासी और बाकी को पता होगा कि इन्होंने ये समरी है बाकायदा मेरे पास ऑफिशियल, आबिद सईद की साइन की हुई है, कैबिनेट में गई। जिन लोगों ने 3 बिलियन रुपीस पे इस वक्त आप फिगर दे रहे थे, 4 सालों में ये हुसैन दाऊद साहब, एंग्रो साहबा, अगर मुन्ने से तो $350 मिलियन कैश ले चुके हैं इस मुल्क से। इससे अभी कहते हैं कि हम जाएंगे, हमें काम में बंद कर दे। भाई बंद कर दें इसको, ये बंद ही कर आप। अगर 3 बिलियन रुपीस के अगेंस्ट आपने 35 बिलियन रुपीस, अगर पाकिस्तानी रुपीस में 40 बिलियन रुपीस आप वसूल कर चुके हैं। रेट ऑफ रिटर्न दुनिया में 18 से 20% होता है, आपको 44% दिया है। अच्छा, वही इकबाल जैद अहमद के सेकंड टर्मिनल को कुछ भी कहें, इकबाल अहमद को हम बैशिंग करते रहते हैं, उसने 22% उसका ये प्रॉफिट है, आपको 44%। इसी में शायद खकान अब्बासी सब टूंगे जाते हैं कि आपने एंग्रो को 44% प्रॉफिट दिया और इकबाल जैद अहमद को 22 पे दिया। कैसे? अच्छा, इनकी वो क्लेम करते हैं $130 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है इसकी एंग्रो वालों की। इकबाल जैद अहमद कहते हैं मेरी $170 मिलियन की है। जिसकी ज्यादा डॉलर की इन्वेस्टमेंट है उसको रेट ऑफ रिटर्न जो है 22%, जिनकी
आप कह सकते हैं $130 मिलियन है, उनकी 44% है। वो ये तो लूट मची हुई है कि दुनिया में बताएं कि $30 मिलियन के अगेंस्ट 4 सालों में किसी को आप $300 मिलियन की पेमेंट करते हैं आमिर साहब, और अभी 11 साल पड़े हैं और मसूफ कहते हैं जी मेरे साथ बहस कर लें। आप इस बात का जवाब दे। अब नैब ने क्या हरकत की है यहाँ पे, ये कमर जमान चौधरी साहब, इस मुल्क में अगर कहीं पे कोई कानून है आमिर साहब, द मदर ऑफ ऑल स्कैम्स, के कमर जमान चौधरी को अरेस्ट करे नैब इसी केस में, इनकी खुद इंक्वायरी, उन्होंने दबाई इंक्वायरी, कमर जमान चौधरी को करें आप ये अरेस्ट, इन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट दबाई, इनके बंदे पकड़े, आबिद सईद को पकड़े, ये आह चीमा की तरह तोते की तरह बोल के आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि ये मसूफ जो हैं, ये आपके शाहिद खकान अब्बासी साहब और इनके दीगर जो गॉड फादर्स हैं, इन्होंने कैसे कैसे पैसा बनाया। इसके साथ एमडी जो थे उस वक्त के आमिर साहब, इनके सहूलत, इनका क्या नाम था उनका, मैं आपको बताऊं जरा, इनके साथ शामिल थे। ये लोगों को पता होना चाहिए कि आपको मुल्क को ये डील 3 बिलियन के अगेंस्ट इन्होंने यार 40 अरब रुपया दे चुके हैं, 40, और वो धमकियां भी दे रहे हैं आपको LNG वाले, जनाब हम आपको देख लेंगे। ये कौम को पता होना चाहिए कौन को लोग इसमें शामिल थे सर। ये नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट है सर, कराची की, जो कमर जमान चौधरी ने एक नेशनल क्राइम किया, इसको दबाया, इंक्वायरी को उन्होंने अथराइज नहीं किया था। आबिद सईद साहब एक्स सेक्रेटरी पेट्रोलियम, इसके बाद मुबीन आपके सौला साहब, ये MD थे आपके इंटर स्टेट गैस सिस्टम के। इमरान उल हक ये CEO एंग्रो के सर इसमें शामिल थे। एक्यूज जुहैर अहमद सदीकी साहब थे, ये एक्स MD थे आपके SSGC थे। यहाँ शोएब अहमद वारसी साहब थे, ये एक्स आपके MD आपके थे SSGC के थे। यहाँ शाहिद खकान अब्बासी साहब मिनिस्टर थे। और इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ISGC बला बला PSO वगैरह PQA वाला PQA शामिल था। PQA की सुन ले, पोर्ट कासिम अथॉरिटी की, जो ईंट उठाए आमिर साहब, मुझे समझ नहीं आती इस मुल्क के साथ। नो बडी लव्स ये पाकिस्तान, वो उसका गार्शिया का बड़ी खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी आपको याद आ जाएगी, नो बडी राइट्स टू कर्नल। ये बड़ी खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी है कि कर्नल सारा दिन बैठे, उसको कोई बंदा खत नहीं लिखता। इस मुल्क के साथ भी यही कुछ हो चुका है कि कोई बंदा ऐसे मोहब्बत नहीं करता। PQA का सुन लें, वो सुनाएंगे क्लास साहब, जरा ब्रेक से वापस पोर्ट कासिम अथॉरिटी का सुन लें सर इसके साथ ब्रेक पे बाद। पोर्ट कासिम अथॉरिटी से मुताल्लिक भी अहम डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आ जाएंगे। मगर इस मुल्क के साथ क्या क्या हो रहा है, इसमें जुल्फी बुखारी का तस्करा होना भी बेहद जरूरी है, जो कि इमरान खान साहब के करीबी दोस्त हैं, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के दहाने पर पहुंच चुके हैं। उनसे मुताल्लिक डिटेल शेयर करेंगे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासा साहब, इस वक्त इमरान खान साहब के करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी के हवाले से बात करना बेहद जरूरी है। पोर्ट कासिम अथॉरिटी के हवाले से कल के प्रोग्राम में डिटेल ऐसे है जनाब, ये मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है, कल इसमें फॉलो अप लेके आएंगे। और शाहिद खकान अब्बासी साहब को पूरा पता है कि नलायकों की वो आई हुई है, किसी को कुछ पता नहीं है। वो करप्ट इन्होंने बाबूज अपनी जगह पे बिठा दिए, वो इनको कख नहीं बता रहे। ऑल द डॉक्यूमेंट्स सारे ऑफिशियल चीजें हैं, डॉक्यूमेंटेड है। जिसको चैलेंज करना हमें करके देगा, हुकूमत से तो काम होने नहीं है। वो यहाँ पे लोगों को गाली वाली वो यहाँ पे गाली गलोच के लिए रह गए वजीर और वुज़रा, वो जरा और मामला में बिजी हैं। और शायद खकान अब्बासी ने आज आके इनको उन्होंने ठाप हाँक करके निकल गए, किसी जगह से चूं तक नहीं हुई सर सारी। हम इसको फॉलो करेंगे सर। मैं जरा ये बता रहा हूँ, रात हमने ये बात की थी होम सेक्रेटरी पंजाब में फजील असगर साहब, उनके हवाले से कुछ हमने बात की थी। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, इज़ मोर वेलकम कि अपना वो जिसने देना है दें। रात बात हो रही थी, वो ये कहते हैं आप कि उन पे जो इल्ज़ाम लगा था इन पे, ये फजील असगर साहब पे, कि 2009 में उनका नाम ECL में शामिल था और शेख अफजल नामी शख्स को उन्होंने बैरून मुल्क भिजवाने का उन पर इल्ज़ाम था। उनका ECL में नाम था, फिर भी उन्होंने बहर भिजवा दिया था। तो इस पर वो ये कहते हैं कि इस केस की इंक्वायरी जो नैब और FIA ने की थी, अकॉर्डिंग टू ये फजील असगर साहब होम सेक्रेटरी, और 5 माह नैब और FIA की इंक्वायरी में वो ये कहते हैं कि मैं बेगुनाह साबित हुआ था। 2010 में महकमाना इंक्वायरी में भी वो कहते हैं इस केस में मेरे ऊपर इल्ज़ामात गलत साबित हुए थे, मेरे ऊपर लगने वाले जो इल्ज़ामात थे वो हक़ाइक़ के मुनाफी थे। अब तक वो कहते हैं मेरे खिलाफ इस वक्त कोई इंक्वायरी ऑफिशियली मौजूद नहीं है। ये होम सेक्रेटरी ये पंजाब ये फजील असगर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था, हमने शेयर कर दिया। अब जरा जुल्फी बुखारी के हवाले से क्लास साहब बात करना। जुल्फी बुखारी साहब, आमिर साहब, अब उन पे क्या कहा है, उन पे इमरान खान साहब पे, जुल्फी बुखारी साहब से, क्योंकि इमरान खान साहब ने वही काम किया है, अपने तमाम यार दोस्त, घर के 2-4 मुलाजिम, किसी को वजीर लगा दो, किसी को एडवाइज़र लगा दो, किसी को, उन्होंने कहा जनाब के वो ये बाबर वाली है ना, मुगल हुक्मरान बाबर की है, क्या याशी करो, दोबारा ये ज़िंदगी नहीं मिलनी है। फारसी मुझे उस तरह आते नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबर ऐश करो, ये वन लाइफ टू लिव। उन्होंने भी यही कहा कि ना पता नहीं दोबारा वज़ीर आज़म बनते हैं नहीं बनते, जिन जिन के मेरे ऊपर एहसानात हैं, किसी ने गाड़ी की ड्राइव किया है, किसी ने कुछ किया है, उनके एहसानात उतार दो। अब मज़े की चीज़ है, कोई इमरान खान या तो किसी की सुनते नहीं है, मेरा ख्याल सुनते नहीं है। अदरवाइज़ उनको फ़रोग नसीम साहब से बेहतर कोई अक्लमंद समझदार कूल आदमी उनकी कैबिनेट में होगा।
उनको बताना चाहिए था इमरान खान साहब को, लेकिन जुर्रत कौन करे खान साहब के मुंह पे कहने की नौकरी कौन लूज करे। एक दो अफसरान ने जुर्रत की इमरान खान को बताने की, सीनियर अफसरान ने, हजूर आप गलत कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती, उन्होंने सह कर दिया उनको। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि ब्यूरोक्रेसी हमारी नहीं मान रही, नहीं माने कि घर जाएगी। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे, हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे बंदे हैं, ये जो फ़रोग नसीम साहब, आपने कैबिनेट को ये ब्रीफ किया है कुछ लोगों पे कि जनाब के जिन लोगों की डबल नेशनलिटी है उनको आप कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनाते। जुल्फिकार बुखारी साहब कैबिनेट में बैठते हैं, वजीर का स्टेटस है। उनके साथ मैं शेयर करूं कि इससे पहले अभी उन्होंने 2 को फारिग किया, हारून अख्तर साहब को भी और सादिया अब्बासी को सुप्रीम कोर्ट ने फारिग किया है। तो ये कैसे तवक्को रख के बैठे हुए हैं। और 11 लोग जो है ना MNA MPs वो इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में फारिग हुए थे, ये भी कहा गया था कि इनसे तनख्वाह लेके वापस कराई जाए। तो इमरान खान साहब या हमारे फ़रोग नसीम साहब वो चुप करके क्यों बैठे हुए हैं? उन्होंने क्यों नहीं बताया कि सर इससे पहले शुजात अजीम साहब, आपको याद है, वो डबल नेशनल थे, उनको वहां से उन्होंने निकाला था कि आप भी चले जाएं सर वहां से। अब जुल्फिकार बुखारी साहब के साथ 2 काम हो रहे हैं। एक तो उनके खिलाफ 2 पिटीशंस हैं जो मेरा ख्याल है कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी चेंबर में हियरिंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं। एंड वी एक्सपेक्ट कि उन्होंने अगर ये माजी में बड़े शानदार फैसले किए हैं और कोई बगैर किसी से खौफ खतर डर और वो कहते हैं फेयर एंड मतलब नो फेयर नो फेवर वाला हिसाब है, तो कल इस मामले को बड़े अच्छे तरीके से चीफ जस्टिस साहब उसको हैंडल करेंगे। कि जुल्फिकार बुखारी साहब ने अपनी पिटीशन में लिखे आमिर साहब कि मैं जो हूँ वो बरतानवी शहरी हूँ, मेरा पाकिस्तान से कोई तल्लुक नहीं है। ये अपनी पिटीशन में लिखते हैं, मेरे बच्चे भी वो वहाँ के नेशनल हैं, मैं खुद भी नेशनल, मेरा पाकिस्तान के साथ कोई तल्लुक नहीं है, लिहाजा मुझे बाहर जाने की इजाज़त दीजिए। सवाल ये है जब आपका कोई तल्लुक नहीं है तो फिर आप पाकिस्तान में वजीर कैसे लग गए? अब वो कहते हैं मैं वजीर भी रहूंगा डबल नेशनलिटी के साथ, डबल मजे लूंगा, मेरा नाम भी ECL से निकाला जाए, नैब को भी रोका जाए। ECL में इनको अकोमोडेट करने के लिए कैबिनेट ने पूरी पॉलिसी रिवाइज कर दी, वो हम कल बात करेंगे। एक आदमी को फायदा देने के लिए सेक्रेटरी दाखिला आप करेगा, अब सेक्रेटरी दाखिला अपने इस पे। सो लास्टली अब आमिर साहब जरा थोड़ी सी बात कर लें। बाकी हजूर बहुत सारे लोगों को फायर किया गया था कि जनाब आप यहाँ पे अब डबल नेशनलिटी के साथ वजीर नहीं बन सकते, लिहाजा देखते हैं चीफ जस्टिस साहब इसकी तरफ फॉलो अप भी कल आएगा, चीफ जस्टिस ने लेना है। मैं क्विकली यूटिलिटी स्टोर्स का वो मुलाजमीन का ये देखते हैं और ये मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये एक वतीरा ही बन जाएगा, क्योंकि लोग भी क्या करें, बेरोजगार हैं बेचारे तो वो भी उसमें हैं, मगर PTI गवर्नमेंट भी क्या करे, वहाँ पे हर इदारे में यही हाल है और कुछ ना कुछ तो करना है। 27 अरब रुपए की नुकसानात हैं, लाइबिलिटी है यूटिलिटी स्टोर का। और जो इसके साथ पिछले 10 साल में पहले पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह साहब भर्ती पे भर्ती कर गए और उसके बाद जो आए इसमें सेकंड गवर्नमेंट में नून लीग की वजीर तो बताए भी थे बेचारे मुर्तज़ा जतोई साहब, और उनके बाद कोई इख्तियार नहीं था, वो हर दूसरे दिन रिजाइन करके घर चले जाते थे बेचारे, क्योंकि फवाद हसन फवाद ही चलवा रहे थे और उनके आगे हेंचमैन जो लार्जली यूटिलिटी स्टोर के MD साहब थे वो वसीम मुख्तार साहब, वो रिस्पॉन्सिबल थे। उनके दौर में ये सारी बैकरेटसी भी उस पर पहुंचा। उससे पहले उनको हमेशा फवाद साहब एक प्राइज्ड पोस्टिंग पे रहते थे, MD फर्टिलाइजर, MD इस टाइप की उस पर लगाते थे। अभी जो है उसके बाद शायद मेरा वो अभी भी एडिशनल सेक्रेटरी को पावर शावर लास्ट उनकी पोस्टिंग थी। सो जिस बंदे के जवाब देने ना PTI गवर्नमेंट ने उनको तो लगा दिया पोस्टिंग पे। तो लोग ये कहेंगे कि जनाब आप कह रहे हैं कि करप्ट भी हैं और इनसे हिसाब भी लेना है, तो जिनका हिसाब लगाना है उनको तो किसी को चीफ सेक्रेटरी लगाया हुआ है, किसी को होम सेक्रेटरी लगाया हुआ है, किसी को FBR का लगाया हुआ है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया हुआ है, तो हिसाब किससे लेना है? ये वाला वो मजा आ जाता है। दरमियान में गलती से आगे थे मुख्तार नियाज साहब, उन्होंने क्लास साहब कोशिश की थी कि इन्वेस्टिगेट करने की MD, उनको जो ना 2 मिनट में फारिग कर दिया गया और उनकी जगह दोबारा फिर गिलानी साहब लगा दिया था। तो इस पे भी अब फॉलो अप भी करते रहेंगे, इतने कम प्रोग्राम में टाइम में तो बात ही की जा सकती है। जस्ट में आखिरी शेर जो हमने कहा था ना बाबर वाला, मुगल हुक्मरान वाला, वो मैं आपको बता दूं। तो वहाँ पे उन्होंने हमें भेजा, हनुजा चुगताई साहबा ने, वो कहते हैं बाबर बैश कोश एन आलम दोबारा नीस्त, कि बाबर जो अयाशी करनी है कर लो, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। तो इमरान खान ने भी जरदारी साहब की तरह ड्रिंक एंड बी मैरी, मजे करें जनाब, जो यारों दोस्तों को खिलाएं पिलाएं और उनको वजीर लगाएं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत सी अहम चीजें और भी एजेंडा में शामिल है, इंशाअल्लाह ताला उनसे मुतालिक फॉलोअप कल अपने देखने वालों को देंगे। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।